तो ये जो तुम्हारा बेस चैप्टर है ये वेस्ट बंगाल क्लास 9 में और सीबीएसई के क्लास 10 में है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और बेस का मतलब ही होता है तुम्हारा क्षार, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम एसिड के बारे में बताए थे कि एसिड क्या होता है, एसिड का जो है कैसे निकाला जाता है, या फिर एसिड कौन सा पावरफुल होता है कौन सा नहीं होता है। ठीक उसी तरह से आज बेस के बारे में पढ़ेंगे कि बेस बोलते किसको है। बेस का ही नाम होता है एल्कली, ठीक है। वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दें कि दुनिया में बहुत मैक्सिमम बेस जो होता है ये पानी में डिजोल्व नहीं होता, मतलब पानी में घुला हुआ नहीं रहता। अब वो सारा बेस जो पानी में घुल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली। तो एल्कली कुछ अलग नहीं है अगर बात करें तो, ठीक है। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड का वो क्या दिया था कॉन्सेप्ट कि वो सारा कंपाउंड जिसको तोड़ने पर H+ आयंस हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। और अरेनियस कॉन्सेप्ट ही दिया था कि वो सारा कंपाउंड जिसको तोड़ने पर OH- आयंस मिलेगा वो कहलाएगा तुम्हारा बेस। ये बात देख, जैसे कि हम दिखाते हैं KOH, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो K+ और OH- आयंस मिलेगा। तो वो सारा कंपाउंड जिसको अगर हम तोड़ें और हमको OH- आयंस मिलता है वो कहलाता है तुम्हारा बेस। बेस का जो तुम्हारा टेस्ट होता है अगर हम बात करें तो वो बीटर टाइप का होता है। बीटर मतलब होता है कड़वा टाइप का। जैसे करेला कैसा होता है, तो करेला को बेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन टेस्ट जो होता है बेस का वो कड़वा टाइप का होता है, बीटर टेस्ट होता है बेस का। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षार। तो वो सारा कंपाउंड जिसको तोड़ने पर हमको OH- आयंस मिलता है वो कहलाता है तुम्हारा बेस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्षार। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसको भस्म बोला गया है बुक में, तो भस्म लिखते हैं। तो अगर भस्म का अगर हमसे डेफिनेशन पूछे तो हम लिख सकते हैं वे यौगिक जिनका स्वाद कड़वा होता है, जिनका स्वाद कड़वा होता है और इसे छूने पर स्लिपरी होता है, SLIPPERY, स्लिपरी होता है, उसे भस्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म होता है एल्कली, और एल्कली को ही हम लोग बोलते हैं क्षार। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं, वे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं, उसे क्षार। वे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे NaOH, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो भस्म उसको बोलेंगे जो छूने में स्लिपरी टाइप का होगा, जिसका स्वाद कड़वा होता है उसको भस्म बोलते हैं। तो कुछ भस्म होता है जो जल में घुलनशील होता है, कुछ भस्म जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो जो जल में घुलनशील होता है उसी को हम लोग एल्कली बोलते हैं, और या उसी को हम लोग बोलते हैं क्षार। और इसका दो एग्जाम्पल पूछेगा एग्जाम में तो बता देना, एक होता है NaOH और एक होता है CaOH होल ट्वाइस। पहले इसको उतारो फिर बाद में आते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट जो तुम्हारा है कि तुमसे पूछेगा भस्म कितने तरह का होता है। हम लास्ट टाइम जब एसिड पढ़ाए थे तो उस समय तुमको समझाए थे कि एसिड उन लोगों को बोलते हैं कि जो तुम्हारा जो है
एसिड का जो पावर बताया गया था, हम ये बताए थे कि वो सारा कंपाउंड जिसमें H प्लस आयंस ज्यादा निकलेगा तो वो एसिड जो होगा ज्यादा पावरफुल होगा। अब वो सारा कंपाउंड जिसमें H प्लस आयंस कम निकलेगा वो तुम्हारा एसिड जो होगा कम पावरफुल होगा। ठीक उसी तरह अरेनियस जो कॉन्सेप्ट दिया था, अरेनियस कॉन्सेप्ट ये दिया था, अरेनियस के अनुसार अरेनियस के अनुसार अरेनियस क्या बताया था, वो वे यौगिक जिनका विद्युत विच्छेदन करने, जल्य विच्छेदन करने पर OH माइनस आयंस मिले उसे भस्म कहते हैं। मतलब वो सारा यौगिक जिसको तोड़े और तोड़ने के बाद हमको OH माइनस आयंस मिलता है तो वो कहलाएगा तुम्हारा भस्म। ठीक है, वो सब यौगिक। अब ये कोई जरूरी नहीं कि जहां पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो वो जो है बेस ही कहलाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो सारा यौगिक जिसको तोड़ने पर OH माइनस आयंस मिलेगा वो कहलाएगा तुम्हारा बेस। अब बात आता है कि बेस जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक जो होता है पावरफुल होता है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और एक जो होता है तुम्हारा वीक बेस होता है। अब बात यहाँ पे आता है कि स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं, वीक किसको बोलते हैं, ऐसा किस तरह से जो हम लोग अलग अलग करते हैं या किस तरह से हम लोग जो है इसका अलग अलग टाइप। अब यहाँ पर आयनीकरण के अनुसार यहाँ पे होगा कि आयनीकरण के अनुसार जो है भस्म को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया, मतलब आयनीकरण के अनुसार। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब जो पावरफुल होगा और वीक मतलब जो कमजोर होता है। तो इसका जो विच्छेदन है मतलब एज लाइक एसिड का ही जो है कॉन्सेप्ट है। एसिड ने बोले थे H प्लस ज्यादा निकलेगा तो मोर एसिडिक होगा और H प्लस कम निकलेगा तो एसिडिक पावर उसका क्या होगा, लेस होगा। ठीक उसी तरह से इस कंपाउंड में अगर OH माइनस आयंस ज्यादा निकलेगा, बहुत ज्यादा, तो वो जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर OH माइनस आयंस कम निकला तो वो कहलाएगा तुम्हारा वीक बेस या कमजोर भस्म भी उसको बोलते हैं। तो आयनीकरण के अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया। एक होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा होता है तुम्हारा वीक बेस, दूसरा होता है तुम्हारा वीक बेस। तो इसका डिफिनेशन हम लोग अगर कोई सिंपल तुमसे पूछे कि बताइए स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, तो उसको बताना कि वो यौगिक जिसको तोड़ने पर ज्यादा से ज्यादा OH माइनस आयंस मिलेगा वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। अब वो यौगिक जिसको तोड़ने पर कम से कम OH माइनस आयंस मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे वीक बेस। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, लिखो तुम लोग। यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग बेस। जिस क्षार के जल घोल से अधिक OH माइनस आयन उत्पन्न होता है उसे स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे लिख देंगे CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, उसके बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बोल सकते हैं हम लोग। जिस क्षार के जलीय घोल से अधिक OH माइनस आयंस निकलता है वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक का क्या हो जाएगा कि जिस क्षार के जलीय घोल से कम OH आयंस निकलता हो वो कहलाएगा तुम्हारा वीक बेस। यहाँ पे लिखते हैं जिस क्षार के
जल घोल से कम OH माइनस आयन निकलता है या उत्पन्न लिखो, आयन उत्पन्न लिखो, उत्पन्न होता है उसे वीक बेस बोलते हैं। जैसे MgOH, इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो। तो एक एग्जांपल काफी है, जिसमें ज्यादा OH माइनस आयंस निकलेगा वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग, जिसमें OH माइनस आयन कम निकलेगा वो कहलाएगा वीक, ठीक है। तो आयनीकरण कौन सा, इससे बांटा गया तुम्हारा, ठीक है। इसको उतारो, नेक्स्ट टॉपिक लेके आते। तो ये तो था कि बेस के बारे में, कि बेस कितना टाइप का होता है, क्या होता है। तुमसे पूछेगा ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए बेस का क्या होता है, कि बेस को पहचानेंगे कैसे। पहला जो प्रॉपर्टी हम तुमको बताया कि बेस जो है जब भी तोड़ेंगे तो OH माइनस आयंस देगा। दूसरा बताया इसका टेस्ट जो होता है करवा टेस्ट का होता है, बीटा टेस्ट का होता है। तीसरा तुमको हम बताए कि ये जो तुम्हारा छूने पर जो होता है स्लिपरी टच होता है, सोपी टच इसको बोलते हैं हम लोग। और चौथा जो होता है, ये याद रखना, हम जब एसिड पढ़ाए थे तब बताए थे कि ब्लू लिटमस का पेपर को एसिड लाल कर देता है और बेस लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो अगर तुमको बेस ट्राई, मान लो कि 2 कप दिए तुमको, एक में दिए एसिड एक में दिए बेस, तो लिटमस पेपर लेके आओ ब्लू कलर का, एसिड में डालो, देखो रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। अब रेड लिटमस पेपर लेके आओ, एसिड में डालो, कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में डालो तो रेड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, तो वो बोलेंगे कि वो मेरा क्या है, मेरा बेस है, ठीक है। तो इस तरह एसिड बेस में हम लोग जो है डिफरेंस समझ सकते हैं। तो अगर किसी को लिखना होगा तो लिख लेना कि पहला जो होता है कि वो करवा टेस्ट का होता है, उसका स्वाद करवा होता है। दूसरा हम लिख सकते हैं ये बात कि उसका जो टच होता है वो स्लिपरी टच होता है। तीसरा लिखेंगे कि इनको तोड़ने पर OH माइनस आयंस निकलेगा। और चौथा हम लोग लिखेंगे कि ये लिटमस पेपर के कलर, लाल लिटमस पेपर को ब्लू कलर में जो है कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी तुम लोग लिख सकती है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, सुन के, ठीक है, हम नहीं लिख रहे बोर्ड पे। अब दूसरा तुमको प्रॉपर्टी देखा है लोग बेस के ऊपर, कि बेस किसके साथ रिएक्ट करने पर क्या देता है, ये भी आता है कि बेस को अगर सॉल्ट के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा। जैसे एक बात तुमको नॉलेज के, तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दे कि बेस का एक खास प्रॉपर्टी होता है। बेस जो होता है तुम्हारा, ये हम लोग जब खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जैसे शादी वादी में जो जाते हैं तो पेट अपना रहता है, खाना तो दूसरे का ही रहता है, मार लेते हैं अच्छा से पेट ऊपर, ठीक है, क्या पता कब मिले ना मिले। जैसे कि पुचका हो गया, चिकन हो गया, सब मतलब भर पेट खा के आते हैं हम लोग। कभी कभार तो होता है गले के ऊपर भी कभी कभी खा लेते हैं। अब कुछ लोग तो रास्ते में बस निकलते तो वो कुछ ज्यादा ही एक्सेस खा लेता है, भूल जाता है कि पेट अपना ही होता है, ठीक है, कल भी खाना है, आज नहीं है कि आज खा लिया अब पूरा साल नहीं खाएंगे, वो भूल जाता है इस बात को। तो ओवर ईटिंग खाने से क्या होता है, जैसे बहुत दिन क्या होता है ना कि तुम शादी वादी में जब जाएगा तो पहले से गैस का टैबलेट खा के जाएगा कि मेरा जो है एकदम पूरा पेट क्लीन रहे, आराम से डाइजेस्ट होते हैं, और सारा दिन जो है मूढ़ी खा के रहेगा, तो आज शादी वादी में हमको खाना भी है। तो इस वजह से जो वो तो एक नॉर्मल सा हम लोग का जो है कैरेक्टर है ह्यूमन बींग्स का, कि शादी वादी में जाने के बाद जो बहुत खाना खाना, ये खाना वो खाना। लेकिन होता क्या है कि ओवर ईटिंग खाने से हम लोग के बॉडी के अंदर HCl एसिड निकलता है खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर बहुत ज्यादा अगर खाना खा लेते हैं ऑयली प्रोडक्ट, ये बॉडी के अंदर जाके एसिड बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। अब बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करने के कारण हम लोग के पेट के अंदर जो है एसिडिटी हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गैस हो गया पेट में, ठीक है। हम लोग यही बोलते हैं घर में कि पेट के अंदर जो गैस हो गया, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होता है, बैठने में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग घर वाला बोलता है तो खाता का है इतना जो गैस हो जाता है। तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, या तो 10 रुपए लेके मेडिकल दुकान में चले जाते हैं, एक पैन 40 या रेंटेक खरीद के लेके चले जाते हैं, खाते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा के बाद हम लोग को जो है आराम मिल जाता है। लेकिन एक ऐसा चीज, जैसे केक बनाने के लिए लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है, ये बेकिंग सोडा जो है एक तरह का बेस होता है, और इस बेकिंग सोडा का यूज हम लोग न्यूट्रलाइज प्रोसेस में कर सकते हैं। एक प्रोसेस का नाम है जिसका नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस।
अगर ये बेकिंग सोडा को खा लिया जाए, जिस समय तुमको गैस हुआ है, पेट के अंदर एसिडिटी हुआ है, अगर हम लोग बेकिंग सोडा को खाते हैं तो ये बेकिंग सोडा एसिड के साथ मिलने पर उसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करता है और एसिड को कन्वर्ट कर देता है सॉल्ट एंड वाटर में। इसीलिए कि जब किसी आदमी को मान लो कि अगर मान लो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो उसको जो है बेकिंग सोडा अगर दिया जाए तो वो एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है 10 से 15 मिनट के अंदर वो ठीक कर देगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च यही बताती है कि बेकिंग सोडा खाने से भी हम लोग अपने गैस से जो है मुक्ति पा सकते हैं। तो अब बात है कि किसके साथ क्या मिलाने पर क्या निकलता है, ये बात आता है। तो उसको पहले लिखते हैं कि बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, ये बात याद रखना। और ये फिक्स भी होता है, तो एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है कि क्या होगा जब बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। कभी पूछेगा बताइए कि बेस अगर नॉन मेटल के साथ करेगा तो क्या होगा, बेस अगर एसिड के साथ करेगा तो क्या होगा। तो ये कुछ बात है जो कि तुमको दिमाग में रखना। वेस्ट बंगाल हिंदी मीडियम के बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ रिएक्शन, तो उतना आता तुमको नहीं करना है। तुमको मेन टॉपिक को समझना है कि अगर मेटल रहा तो क्या निकलेगा, नॉन मेटल रहा तो क्या निकलेगा, तुम्हारा एसिड रहा तो क्या निकलेगा, बेस को अगर रिएक्शन करवाए तो एक एक करके हम लिखते हैं, तुम लोग भी उतारो। ठीक, ओके। पहला जो तुमसे रिएक्शन पूछेगा, बताइए बेस रिएक्ट विथ, हिंदी लिखिए ना। बेस रिएक्ट विथ मेटल। इसका मतलब कि भस्म जब धातु से क्रिया करेगा हम बहुत जगह जो है इंग्लिश का ही यूज करेंगे, तो हम कुछ कुछ हिंदी लिख देंगे तो तुम लोग समझ जाना कि बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो जब भस्म धातु से क्रिया करेगा तो क्या निकलेगा ये बात बताना। जैसे हम तुमको पहले दिखाते हैं 2NaOH। ठीक है, ये एक तरह का बेस है। अब बेस हम लिखवाए स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है इसको बोलते हैं हम लोग जिंक, और ये एक मेटल। ठीक है, मेटल का मतलब होता है धातु। ठीक है, और बेस का मतलब तुम बता ही दिए भस्म होता है। तो 2NaOH के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये बनाता है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हीट दिए, पहला तो ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो 2 है Na का भी है, O का भी है, H का भी है, तो H अपना 2 लेके बाहर निकल गया। अब मेरे पास क्या बचा, 2NO और Zn बचा मेरे पास, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Na2ZnO2। ठीक है, और ये जो तुम्हारा होता है इसको बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है लवण, नमकीन टेस्ट का जो होता है। और ये होता है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस। ये गैस का सिंबल है, बाहर निकल जाता है। तो इसका नाम जो होता है, इसका नाम पहले ही बताया फिर बता दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग जिंक। ठीक है, इसका नाम जो होता है Na2ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा बाबू, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो तुमसे अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट विद द मेटल, तो तुम बोलना मैम इट गिव्स द सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस। मतलब भस्म अगर जो है मेटल के साथ, धातु के साथ अगर प्रतिक्रिया करती है तो हमको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यहाँ पे वही बात हम लिखेंगे कि जब भस्म किसी धातु के साथ प्रतिक्रिया करे तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, ये फिक्स होता है। जब कभी भी तुमसे मैम पूछे कि मेटल के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, आंसर देना लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, ध्यान से, कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देगा। बेस कोई भी रहे, मेटल कोई भी रहे, बेस और मेटल है मतलब हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये फिक्स होता है तुम्हारा। ठीक है, तो इसको उतारो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रतिक्रिया में आते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या मिलेगा। अभी तो मेटल के साथ किए तो हम लोग क्या मिला, सॉल्ट और हाइड्रोजन मिला। बेस अगर मेटल के साथ करेगा, मतलब कि एसिड के साथ करेगा तो हमको 2 चीज मिलेगा, एक मिलेगा सॉल्ट और एक मिलेगा वाटर। मतलब भस्म जब किसी एसिड के साथ, अम्ल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो 2 चीज देता है, एक देता है लवण दैट इज सॉल्ट और एक देता है पानी जिसको हम बोले वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि बेस
रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, इसका हिंदी में तुम लोग लिख सकेंगे कि क्षार जब किसी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं। अच्छा, क्षार बोलो या भस्म बोलो, बात एक ही है। ठीक है, प्रतिक्रिया लवण और जल मिलता है। ठीक, जैसे कि हम तुमको एक एग्जाम्पल के तौर पे उठाते हैं, ये लेते हैं 2NaOH प्लस H2SO4, ये तुम्हारा अम्ल है और ये तुम्हारा जो है क्षार है। इसका नाम जो हम लिखे थे, पहले भी लिखे थे, फिर लिख दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद ये पक्का है कि पानी तो देगा, कंफर्म है, बोल रहा है कि पानी मिलेगा ही मिलेगा, तो पानी पहले ही हम निकाल देंगे, दैट इज ये वाटर है। ठीक है, और क्या बोला हमको, सॉल्ट मिलेगा, तो सॉल्ट मिलेगा, तो सॉल्ट क्या क्या होगा, Na2SO4, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये सॉल्ट है, ये जो है सॉल्ट है, मतलब लवण है, तो इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो जब कोई भस्म किसी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगी तो दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा सॉल्ट और एक मिलेगा पानी, और ये फिक्स होता है। जब भी किसी बेस के साथ अगर कोई एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमको कंफर्म याद रहे कि पानी कंफर्म निकलेगा और जो बचा है वो मेरा सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन आते हैं, पहले सेकंड को कंप्लीट करो। अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, वहां पे देगा कि बेस अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक ही बता रहे हैं, बाकी जो अगर बेस से रिलेटेड वो पीएच, इसके बाद जो वीडियो जाएगा वो पीएच से रिलेटेड जाएगा, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर बनाएंगे कि किस तरह की स्केल के द्वारा हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है या कौन सा न्यूट्रल है। तो आज यही लास्ट टॉपिक हम बता रहे हैं कि बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। यहाँ पे काट के, यहाँ पे नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु, इसको अधातु बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे अधातु। तो यहाँ भी सेम है, अधातु के साथ भी रिएक्ट करेगा तो हमको लवण और जल ही मिलेगा, ये बात ध्यान दें। एसिड के साथ रिएक्ट करने पर जो मिलता है, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करने पर वही चीज हमको मिलता है। सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट मिलता है बट पानी नहीं मिलता, वहां पर हाइड्रोजन गैस मिलता है, ख्याल रखें बात। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है कि जब कोई क्षार किसी अधातु के साथ प्रतिक्रिया करेगी तो हमको दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा सॉल्ट और एक मिलेगा हमको पानी। जैसे कि ये लेते हैं CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और प्लस लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरा ये नॉन मेटल है, दैट इज द नॉन मेटल। ठीक है, ये अधातु है, और इसको ये जो तुम्हारा बेस है जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले हैं, पहले लिखे भी हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो तुम्हारा वो पावरफुल है, ये जब रिएक्ट करता है तो पक्का है कि पानी तो बनेगा ही बनेगा, श्योर है, और यहाँ बनता है CaCO3। ठीक है, CaCO3 बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये तुम्हारा जो है वाटर है, दैट इज द पानी। यानी तीन बात हम लोग सीखे, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और H2O मतलब पानी, और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और पानी। तीन चीज सीखे हम लोग। ठीक है ना, इसमें भी सेम है, सॉल्ट और पानी मिलेगा। एसिड के साथ रिएक्ट करने पर भी सॉल्ट और पानी, और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने पर भी सॉल्ट और पानी। ये रिएक्शन कैसे बन रहा है ये नेक्स्ट क्लास में तुमको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए आज हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद वाला जो वीडियो जाएगा वो पीएच के ऊपर जाएगा, जहाँ पे ये समझ में आएगा कि स्केल के द्वारा कैसे समझते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही है। कमेंट जरूर करें कि वीडियो देखने के बाद कैसा लगा, ताकि अगले वीडियो में हम वो सब जो है सुधार कर पाए। आपको क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन लिखिए अपना, वीडियो को शेयर जरूर करें। टाटा।